हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क लगातार कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ, उन क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे भी गए हैं, वो क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन को लेकर। आइए अगेन जीरो टू हीरो के सीरीज में बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। उम्मीद है कि यहां आपकी कोशिश रहेगी 40 में से 40 क्वेश्चन को सही करने की। तो आप मुझे इस सेशन के बाद जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपका कितना स्कोर रहा है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफरेंट वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स मिल जाए, वो जुड़ सकते हैं इस बेसिक टू एडवांस कोर्स के साथ। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज के साथ विद फुल डिटेल्ड कोर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। या अगर ब्राउजर में आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो ब्राउजर का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ब्राउजर से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे उस क्वेश्चन पर जो कि डे 15 में हम लोगों ने डिस्कस किया था जाते जाते, और मैंने आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ। आप जानते हैं प्रीवियस ईयर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस आरआरबी पीओ में कि साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर किसका एक प्रकार है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इनक्रिप्शन। रैंसमवेयर का मेन काम क्या होता है? फाइल्स या फोल्डर्स को ताला लगाना, लॉक लगाना, जिसको इनक्रिप्ट करना ही बोलते हैं। लेकिन एक बार हम पैसे दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, फिरौती दे देते हैं, तो ये फाइल्स डिक्रिप्ट हो जाती हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या होगा? फाइल्स और फोल्डर्स को ताला लगाना। दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। डैश इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े लिखे होते हैं, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, क्वेश्चन बड़ा होगा तो और एक्सप्लेनेटरी होगा। जल्दी से पढ़कर जल्दी से आंसर देने की कैपेबिलिटी आपको यहां पर बनानी होगी। डैश एक प्रकार का इंटरनेट घोटाला है जिसे साइबर अपराधी अंजाम देते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप से गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए राजी किया जाता है। मैलवेयर, वायरस, एंटीवायरस, है ना, इन सबसे बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अलग अलग तरीके के अटैक्स के रिगार्डिंग, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज हमें मिल रही है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है, जो हम किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हम दूसरे को नहीं देना चाहते? यूजर नेम और पासवर्ड। और जब भी यूजर नेम और पासवर्ड या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात होगी तो आंसर क्या होगा? फिशिंग अटैक इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। डेबिट कार्ड की बात हो, क्रेडिट कार्ड की बात हो, वेबसाइट की क्लोन करने की बात हो रही हो कि डुप्लीकेट वेबसाइट बना के हैकिंग की जा रही है, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना देने की बात कर रहे हो, या लीक करने की बात हो रही हो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी की बात हो रही हो, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? फिशिंग अटैक। नेक्स्ट,
डैश अटैक इज लाइक eavesdropping when data is sent between a computer and a server. A cyber criminal can get in between and spy. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। डैश हमला जासूसी की तरह है। जब कंप्यूटर और सर्वर के बीच डेटा भेजा जाता है तो एक साइबर अपराधी बीच में घुसकर जासूसी कर सकता है। इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं? फिशिंग, डॉस अटैक, वेबसाइट अटैक, MITM अटैक या ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ईव्सड्रॉपिंग के बारे में बताया था। ईव का मतलब होता है हैकर, जो दो लोगों की कम्युनिकेशन को सुने और उसको शेयर करे, स्प्रेड करे, लीक करे, उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग के केस में अक्सर तीन लोग होते हैं, दो लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरा वो जो दोनों की बातों को छुप के सुन रहा है। गेटिंग दी पॉइंट? तो इस केस में क्या कोई मिडल में मैन होगा? क्या कोई बीच में कोई पर्सन होगा जो बातों को सुन रहा होगा? जी हां। तो इसका आंसर क्या बनेगा? MITM, मैन इन दी मिडल अटैक। क्या होगा आंसर? MITM अटैक। और MITM की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैन इन दी मिडल अटैक। ईव का मतलब क्या होता है? हैकर, जो दो लोगों की बातों को सुने, उनकी बातों को स्प्रेड करे, लीक करे, डिस्ट्रॉय करे। ये सारा काम किसका होता है? ईव्स का। और इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं? मैन इन द मिडल अटैक। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा फिशर्स कैन नॉट स्टील फ्रॉम इट्स टारगेट विक्टिम? फिशर्स अपने लक्षित पीड़ितों से निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेटा नहीं चुरा सकते? कह रहे कौन सा डेटा ऐसा है जो फिशिंग अटैक में चुराया नहीं जा सकता? बैंक की डिटेल्स चुराई जाती हैं, है ना? फिशिंग में होता ही यही है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, इन सबको लीक किया जाता है, तो बैंक डिटेल्स तो चुराई जाती हैं। फोन नंबर्स को, बिल्कुल ये भी होता है। पासवर्ड को चुराना, जी हां। एप्स इंस्टॉल्ड इन दी मोबाइल, जी नहीं। मोबाइल में जो एप्स हैं उनको इंस्टॉल करना और उसमें जो डेटा है उसको लीक करना, ये फिशिंग में नहीं आता। फिशिंग में ये नहीं आता कि जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं उनमें जो डेटा है उनको लीक करना, जी नहीं। तो ऐप इंस्टॉल्ड इन दी मोबाइल, दिस इज नॉट द आंसर, यानी दिस इज नॉट द टाइप ऑफ अ फिशिंग। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा फिशर्स कैन नॉट स्टील? तो जो मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन है उनके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी है, उनके लिए दूसरी टेक्निक है, लेकिन फिशिंग में तो नहीं आता वो। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू फिशिंग परफॉर्म्ड ओवर स्मार्टफोन बाय कॉलिंग। अगर फिशिंग के साथ में कॉलिंग आए तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। डैश से तात्पर्य स्मार्टफोन पर कॉल करके किए गए फिशिंग से है। आपको स्मार्टफोन पे कोई कॉल आई आपके मोबाइल पे और बड़ी ही प्यारी सी आवाज में आपसे कहा जा रहा है कि जो आप कहेंगे वो होगा, बस ये OTP बता दो, आपके अकाउंट में फलाने पैसे आने वाले हैं, बस ये जो OTP आया है ये बता दो। यानी क्या हो रहा है? ये दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड विशिंग अटैक। या फिर बैंक से किसी महिला का कॉल आया और वो बैंक से नहीं है ना, वो कहीं और की महिला है, उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैं बैंक से बोल रही हूं, है ना, आपकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, और आप बातों में आ गए और आपने अपना सारा डेटा दे दिया। अगर उसमें 0 रुपए हुए, है ना, तो उसकी मोए मोए हो जाएगी कि कुछ भी नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पाया, डेटा भी मिल गया। लेकिन अगर उसमें कुछ है ना, तो वो जीत जाएगा। समझ में आ गया? तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड विशिंग अटैक। means phone plus phishing, that is called wishing. Next, which malware hide itself deep in the operating system? बताइए कौन सा malware ऑपरेटिंग सिस्टम में गहराई से छिप जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अटैक होगा तो बूटिंग नहीं होगी, सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो कह रहे ऐसा कौन सा मेलवेयर है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं अंदर जाके छुप जाता है। और हमने आपको बताया था कि जो एडमिन के राइट्स ले ले, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन के राइट्स ले ले, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रूट किट। रूट का मतलब होता है जड़े, है ना, आप जानते हैं। तो यही तो कह रहा है, डीप का मतलब जड़ों में जाकर घुस जाना और जड़ों को हिला देना। दैट इज कॉल्ड अ रूट किट। एडमिन था कोई और, बन गया कोई और, हो गया कुछ और, दैट इज कॉल्ड अ रूट किट। नेक्स्ट, HTTPS प्रोवाइड सिक्योरिटी यूजिंग। HTTPS किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? हम जानते हैं HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन S का मतलब क्या है? सिक्योरिटी। और जब भी HTTPS लगता है तो इसके पीछे कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? जरा बताइए तो। दो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं। पहले के समय काम करती थी SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, लेकिन आज के समय काम कर रही है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जानते हैं आप, कई बार बता चुके हैं आपको। और HTTPS क्या प्रोवाइड करता है? इंक्रिप्शन। क्या इंक्रिप्शन है? जी हां। HTTP क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? जी नहीं। सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है वो क्या है? HTTPS। अब इनके पोर्ट नंबर को भी याद रखिएगा। HTTP का पोर्ट नंबर है 80 और HTTPS का पोर्ट नंबर है 443। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ROM that is manufactured empty and can be programmed only once by the user is called। रोम से दो क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज होते हैं आंसर क्या लगाएं। जरा इसको बहुत अच्छे से देखो। इस प्रकार की रोम जो खाली निर्मित होती है, यानी रोम क्या है? खाली है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर बिल्कुल खाली है, और जिसे उपयोगकर्ता केवल एक बार ही प्रोग्राम कर सकता है। कह रहा है जो प्रोग्रामर है, जो उपयोग करता है, वो एक बार ही प्रोग्राम कर पा रहा है, जो यूजर है उसे क्या बोलते हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप एक मार्केट से डीवीडी या सीडी लेकर आए और उसमें कोई मूवी है ना, मान लीजिए उस मूवी में प्रियंका चोपड़ा है। आपने कहा नहीं नहीं, हमें तो आलिया भट्ट चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। इसका मतलब क्या वो सीडी डीवीडी कभी खाली रही होगी मैन्युफैक्चरर के एंड से? जी हां। क्या जो उसमें पहली बार मूवी को एंटर किया गया होगा? यस। क्या पहली बार एंटर करने के बाद कोई चेंजेस कर सकता है? नहीं। दैट इज कॉल्ड PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी क्वेश्चन में मिले मैन्युफैक्चर एम्प्टी, मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले खाली है, कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, एक बार प्रोग्राम की जा सकती है बाय द यूजर या मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड PROM। लेकिन उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। एक बार जो ये इसमें डेटा चला गया, फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। दैट इज कॉल्ड PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन जिस पे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं वो ये रहा आपके सामने। डैश इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी, दैट इज प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। नॉन वोलेटाइल का मतलब, वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी, नॉन वोलाटाइल का मतलब एक तरीके से परमानेंट, है ना। जो हमारी रोम होती है वो क्या टेम्परेरी होती है? नहीं, वो परमानेंट होती है। जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है, वोलाटाइल होती है। तो यहां पर बात हो रही है नॉन वोलाटाइल की। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी और नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट। तो कह रहा है ऐसी परमानेंट मेमोरी दैट इज प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोग्राम की जाएगी। कब? चिप फैब्रिकेशन के समय, जब चिप बनाई जा रही है तब उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड लेटर, और जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। क्या यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है, जिसे चिप निर्माण के दौरान निर्माता द्वारा प्रोग्राम किया जाता है और जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। चिप फैब्रिकेशन, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड लेटर, ऐसी शब्द मिल जाए तो आंसर क्या होगा? एमरोम। जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई स्पेशल
डिमांड देकर चीज बनवानी है तो आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और कहेंगे भैया देखो एक हमें ऐसी डिवाइस चाहिए, वो कहेगा अच्छा हम बना देंगे। उसने आपके ऑर्डर पर बना दी, उसे क्या बोलते हैं, एमरोम। क्या उसमें दोबारा कोई चेंजेस आप करवाएंगे तो हो पाएगा? जी नहीं, वो कहेगा माफ करिए अब इसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड एमरोम, जिसको मास्क रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज्ड इन एसएसडी फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज? बताइएगा। एसएसडी में दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। यस, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये एसएसडी के उदाहरण हैं। ये फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लैश मेमोरी मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्या होती है। ईईपी रोम के एडवांस्ड वर्जन को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ईईपी रोम इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, और ये 3 प्रकार की होगी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। वेरी गुड। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात हो रही है जो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कई गुना तेज है। और एसएसडी में लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर कहां पर होगा? आंसर है नैंड फ्लैश। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एसएसडी में लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, सालों साल डेटा खराब नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड नैंड फ्लैश, है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच मेमोरी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर बायोस फर्मवेयर स्टोरेज? बायोस फर्मवेयर का स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट की बात हो रही है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, फर्मवेयर का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज फर्मवेयर। जानते हैं आप फर्मवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप जानते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी टाइप का ये है ना, एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। अगर दोस्तों फर्मवेयर की बात करें तो फर्मवेयर फ्लैश मेमोरी पर बेस्ड है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज फ्लैश मेमोरी। तो विच मेमोरी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर बायोस? मैंने आपको यह भी तो बताया था कि बायोस रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो रोम में स्टोर होती हैं। ये तो आप जानते हैं, बूटिंग की फाइल्स रोम में स्टोर होंगी। लेकिन किंतु परंतु आप ये भी तो जानते हैं कि ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी है। फर्मवेयर स्टोरेज या बायोस स्टोरेज कहां जाएगा? ईईपी रोम में, या आप कह सकते हैं इन फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, विच रोम अलाउज डेटा टू बी इरेज्ड एंड रीरिटन इलेक्ट्रिकली एट बाइट लेवल? कौन सा रोम डेटा को बाइट स्तर पर विद्युत रूप से मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है? कह रहा है ऐसा कौन सा रोम है जिसमें हम डिलीट कर सकते हैं फिर लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फिर लिख सकते हैं? ईपी रोम भी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, और ईईपी रोम भी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से। अब आंसर क्या होगा? बाइट लेवल की बात हो रही है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ डिलीट करने की बात हो रही है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ डिलीट करना कौन करेगा? ईईपी रोम, फ्लैश मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? दैट इज ईईपी रोम। क्लियर है? नेक्स्ट, विच रैम इज कॉमनली यूज्ड इन कैशे मेमोरी? कैश मेमोरी में सामान्यतः कौन सी रैम प्रयोग होती है? आप जानते हैं रैम 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम फर्दर आपकी क्लासीफाई है एसडी रैम में, डीडीआर भी बोलते हैं, डबल डेटा रेट, है ना, आप जानते हैं इस बात को। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों रैम की, जो कैशे मेमोरी की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम होगा, नो डाउट। और अगर ये पूछे कि ऐसी कौन सी रैम है जो रिफ्रेश होती है बार बार? डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो लैपटॉप में, मोबाइल फोन में यूज होती है? डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो क्लॉक को सिंक करती है? सीमॉस बैटरी का जिक्र करें तो एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। वेरी गुड, है ना। और रैम का एक प्रकार ही है दैट इज कॉल्ड डीडीआर,
डबल डेटा रेट। मार्केट में जब आप रैम लेने जाते हैं, कौन सी रैम? डायनेमिक रैम, है ना, लैपटॉप वाली, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी रैम चाहिए, DDR1, डबल डेटा रेट 1, DDR2, DDR3, DDR4, कौन सी? गेटिंग द पॉइंट? विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट प्रिफर्ड बाय द रैंसमवेयर ऑपरेटर्स? रैंसमवेयर ऑपरेटर द्वारा भुगतान का कौन सा तरीका सबसे अधिक पसंद किया जाता है? पसंद तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रैंसमवेयर कोई मिठाई है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि रैंसमवेयर जब अटैक होगा तो उसमें पैसे कैसे लिए जाएंगे आपसे? क्रेडिट कार्ड से, बैंक ट्रांसफर से, यूपीआई से, क्रिप्टो करेंसी से, या ऑनलाइन वॉलेट से? या पर्सन खुद आएगा आपके घर में, कहेगा मैंने रैंसमवेयर भेजा है ना, मुझे दे दो पैसे? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाया क्रिप्टो करेंसी। वो आपको एक क्रिप्टो वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट भी बोल सकते हैं अगर बिटकॉइन का यूज हो रहा है तो, क्रिप्टो वॉलेट का यूज करेगा और उसके द्वारा आपसे कहेगा कि पेमेंट ट्रांसफर करो, वाया क्रिप्टो करेंसी ही पेमेंट लिया जाता है। तो रैंसमवेयर में जो फिरौती ली जाती है वो किसमें ली जाती है? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मोड पर काम करती है और पता नहीं चलेगा कि किसने किसको क्या दिया, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंडर और रिसीवर का पता ही नहीं चलता है इसमें, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट, विच रैंसमवेयर मिटिगेशन स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव बिफोर एन अटैक अकर्स? कह रहा है अगर आपको लगता है कि रैंसमवेयर अटैक हो सकता है आपके कंप्यूटर पर, आपके सिस्टम पर, आप अंबानी टाइप के हैं, है ना, और आपको लगता है कि आपके पास पैसा ही पैसा है, तो आपको रैंसमवेयर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमले से पहले रैंसमवेयर से बचाव के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? पेइंग रैंसम अर्ली, कह रहा है पहले ही पैसे दे दो, है ना, उसने मांगे ही नहीं, अटैक हुआ ही नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास है ले लो, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। रेगुलर ऑफलाइन बैकअप, कह रहा है बैकअप मेंटेन करते रहो, अपने कंप्यूटर का बैकअप मेंटेन करो, अगर वो डेटा लॉक भी हो गया तो आप कहो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे कंप्यूटर में भी डेटा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लग रहा है ना, बैकअप मेंटेन करना। इंक्रीजिंग डिस्क साइज, डिस्क का साइज बढ़ा लो, उससे क्या होगा, जब वो अटैक करेगा तो पूरी हार्ड डिस्क को ले लेगा, पूरी एसएसडी लॉक कर देगा, पूरा फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर देगा, तो बढ़ाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। डिसेबलिंग द एंटीवायरस, इससे क्या होगा, इससे तो और आराम हो जाएगा, है ना, इससे तो ये होगा कि लो हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, हमने एंटीवायरस डिसेबल कर दिया नहीं। यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जी नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? रैंसमवेयर से बचने का क्या मतलब है? बच तो सकते नहीं है, एंटी रैंसम, एंटी वायरस कुछ भी डाल लीजिए, है ना, अगर उसने ठान लिया तो वो अटैक करके रहेगा। बचने का तरीका मात्र इतना सा है कि आप बैकअप मेंटेन करते रहें समय समय पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेगुलर ऑफलाइन बैकअप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट रैंसमवेयर? तो जब रैंसमवेयर की इतनी बात हो ही रही है तो जरा ये भी बता दो कि रैंसमवेयर के पापा कौन है? पहले रैंसमवेयर का निर्माता किसे माना जाता है? केविन मिटनिक, यूजनी कैस्परस्काय, जोसेफ एल पॉप जूनियर, जॉन मैकाफी, या रॉबर्ट मॉरिस? क्या होगा करेक्ट आंसर? रैंसमवेयर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जोसेफ एल पॉप जूनियर, है ना। एक गाना भी आपने सुना होगा, से याद रखिएगा, एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप, तीन लॉलीपॉप, है ना, लॉलीपॉप लॉलीपॉप, बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा ही सभ्य गाना है ना, नेहा कक्कर जी द्वारा निर्मित, है ना, और टोनी कक्कर तो आप जानते ही माशाल्लाह, यस। तो इसी से याद रखिएगा, लॉलीपॉप से, दैट इज एल पॉप, लॉलीपॉप नहीं है ये, है ना, एल पॉप इनका नाम है, दैट इज जोसेफ एल पॉप जूनियर। तो अगर आपको एग्जाम में मिले कि रैंसमवेयर किसने बनाया, तो याद रखिएगा लॉलीपॉप नहीं, जोसेफ एल पॉप जूनियर इसके निर्माता है, यस। तो बाय हुक बाय क्रुक, है ना, कैसे भी करके आपको टर्म्स याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच रैंसमवेयर अटैक अफेक्टेड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम ग्लोबली इन 2017? बताओ, 2017 में वैश्विक स्तर पर
अस्पतालों को प्रभावित करने वाला रैंसमवेयर कौन सा था? लॉकी, पेटिया, वानाक्राई, र्यूक, मेस। लॉकी, पेटिया, वानाक्राई, है ना, ये सब आपके रैंसमवेयर के ही नाम है। लेकिन 2017 में जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया ऐसा रैंसमवेयर कौन सा है? बिल्कुल सही, दैट इज वानाक्राई। तो ये याद रखिएगा, ईयर भी ये इंपॉर्टेंट है कि वानाक्राई अटैक किस ईयर में हुआ। सबसे बड़ा अटैक माना जाता है ये रैंसमवेयर का अभी तक, दैट इज इन 2017, 2017 में। किस पे किया गया? हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर पे। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय व्हाट्सएप टू सिक्योर मैसेजेस? क्या हमारा व्हाट्सएप सिक्योर है? लगता तो है। क्यों सिक्योर है? व्हाट्सएप संदेशों को सुरक्षित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? नो डाउट इंक्रिप्शन का यूज करता होगा, लेकिन ये इंक्रिप्शन किस तरीके का है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आप जानते भी और आपने देखा भी है कि जब हम व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन करते हैं तो पहली बार अगर कोई मैसेज करता है तो लिख कर भी आता है, मैसेज टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन, टैप फॉर मोर इंफॉर्मेशन, है ना, ऐसे लिख कर आता है ऊपर। तो आंसर क्या होगा? दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। नेक्स्ट, विच इंडियन, अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को पढ़ पाएगा, दूसरा कोई नहीं। कोई हैकर आके उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को पढ़ पाएगा। और अगर मोबाइल पकड़ा गया है ना तो घर वाले भी पढ़ सकते हैं, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन कुछ नहीं कर पाएगा। यस। नेक्स्ट, विच इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड शटडाउन ड्यू टू फंडिंग इश्यूज? इंडिया में प्लेटफॉर्म तो बहुत बनते हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके के, लेकिन वो चलते नहीं है ना, यही पूछ रहा है। हाल ही में किस भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने फंडिंग समस्या के कारण बंद होने की घोषणा करी? आप जानते हैं सरकार ने ट्विटर यानी एक्स को चैलेंज करते हुए एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस किया था, जो कि इंडिया में बना था, काफी पॉपुलर भी हुआ, जिसका नाम कू था। यस, लेकिन हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को शट डाउन कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग है ना, ट्विटर को टक्कर दे रही थी, लेकिन यूज ना होने की वजह से और कोई प्रॉपर फंडिंग ना मिलने की वजह से दिस इज शट डाउन, इसको क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देखो सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं एग्जाम में, है ना, तो अच्छे से पढ़ो। विच इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय मोहल्ला टेक? कौन सी भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोहल्ला टेक के स्वामित्व में है? क्या ऐसी कोई इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे मोहल्ला टेक नामक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? यस, एंड द आंसर इज शेयर चैट। काफी पॉपुलर है ना, काफी यूज की जाती है, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स इसका यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंडियन डेवलप्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय मोहल्ला टेक इज कॉल्ड शेयर चैट। अगला क्वेश्चन, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फोकस प्राइमरली ऑन प्रोफेशनल नेटवर्किंग इन इंडिया? भारत में प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर केंद्रित सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में यह सोशल नेटवर्किंग पर काम करता है, फॉर द प्रोफेशनल नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें अपनी प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफाइल अपलोड करते हैं। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन, है ना। तो लिंक्डइन आपका अमेरिका के द्वारा डेवलप्ड है, हर जगह यूज किया जाता है, वेरी वेरी पॉपुलर वन। कब ये डेवलप किया ये याद रखना, 2003, मई 5, 2003 को डेवलप किया गया। किसके द्वारा? ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, कंपनी की बात करें तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर है रीड हॉफमैन एंड एरिक ली। रीड हॉफमैन एंड एरिक ली। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो मई 5, 2003 को
रीड हॉफमैन और एरिक ली के द्वारा डेवलप किया गया। उसमें प्रोफेशनल छुपा लेते हैं, है ना, ये दोनों इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ईयर और पर्सन का नेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज लिंक्डइन। नेक्स्ट, विच इंडियन शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन was launched as an alternative after TikTok ban? टिकटॉक जब अलविदा हुआ, बैन हुआ, उसके विकल्प के रूप में कौन से भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च हुआ? आपदा में अवसर। यस, तो टिकटॉक बैन होने के बाद में इंडिया ने कहा कि हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है ना, इसमें तो हम पीएचडी हासिल करके बैठे हैं। यस, तो इंडिया ने बैक टू बैक बहुत सारी एप्लीकेशन निकाल दी और हमारे इंडिया में सभी यूज हो जाती हैं, आप जानते हैं, रुपोसो, चिंगारी, एमोजे, मित्रों, है ना, मित्रों, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी आपकी इंडियन एप्लीकेशंस हैं। जो टिकटॉक बड़ा नुकसान कर रही थी, ये छोटे नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन, दैट इज ऑल ऑफ दीज, रुपोसो, चिंगारी, मोजो और मित्रों। नेक्स्ट, हु इज द ओनर ऑफ एक्स, फॉर्मरली ट्विटर, एज ऑफ 2025? आप जानते हैं कि अब ट्विटर का नाम बदल के क्या हो गया है? एक्स, द पेरेंट कंपनी दैट इज एक्स। तो इसके ओनर कौन है? 2025 तक एक्स पूर्व में ट्विटर का मालिक कौन है? जैक डॉर्सी, पराग अग्रवाल, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई या मार्क जुकरबर्ग? द करेक्ट आंसर इज एलॉन मस्क, है ना। आप जानते हैं ये एक्स जो है वो किसके द्वारा निर्मित है, कौन इसके हेड हैं? द आंसर इज मिस्टर एलॉन मस्क। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है, बताएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर पोस्ट ऑन एक्स फॉर प्रीमियम यूजर्स? प्रीमियम यूजर के लिए एक्स पर पोस्ट करने की अधिकतम कैरेक्टर लिमिट क्या है? जब आप एक्स पर कुछ ट्वीट करते हैं तो वहां पर कुछ ट्वीट की लिमिट होती है ना, कि इतने कैरेक्टर ही आप लिख सकते हैं, है ना, इसीलिए तो इसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोला गया था। लेकिन अगर प्रीमियम यूजर है, प्रीमियम का मतलब पेड, अगर आपने इसकी मेंबरशिप पेड वाली ली हुई है, परचेज किया हुआ है पेड वाला, तो यहां पर आपके कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी होगी? कितने कैरेक्टर्स आप लिख पाएंगे? द करेक्ट आंसर इज 25,000 कैरेक्टर्स, 25,000 कैरेक्टर। एक्स, जिसका फॉर्मर नाम क्या था? ट्विटर, अगर फ्री यूजर हैं, अगर आप पेड नहीं लेते हैं एक्स का अकाउंट, तो इस केस में कितने कैरेक्टर्स की लिमिट है अभी तक? 280 कैरेक्टर्स की। लेकिन अगर आप पेड यूजर हैं तो आप 25,000 कैरेक्टर्स उसमें इनपुट कर सकते हैं। इतना बड़ा पोस्ट लिख के आप दे सकते हैं। यस, याद रखिएगा, फ्री यूजर के लिए 280 कैरेक्टर्स और पेड यूजर्स के लिए यानी प्रीमियम यूजर्स के लिए दैट इज 25,000 कैरेक्टर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। विच सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन एक्स प्रोवाइड्स ब्लू वेरिफिकेशन एंड मोनेटाइजेशन फीचर? एक्स पर ब्लू वेरिफिकेशन, ब्लू टिक और मोनेटाइजेशन सुविधा कौन सा सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है? तो आप जानते हैं कि एक्स पर अगर हमें ब्लू टिक चाहिए, ब्लू वेरिफिकेशन चाहिए या मोनेटाइजेशन चाहिए, तो हमें प्रीमियम वर्जन की तरफ जाना होगा, यानी एक्स प्रीमियम इज द राइट वन। यस, क्या बोलेंगे इसको? अपग्रेड टू प्रीमियम वर्जन इफ वी वांट द ब्लू टिक, द ब्लू वेरिफिकेशन और मोनेटाइजेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट, which AI chatbot was integrated into X in 2024-25? 2024-25 में X में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट इंटीग्रेट किया गया? और आप जानते हैं दैट इज ग्रॉक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। X के द्वारा डेवलप किया गया जो AI है दैट इज कॉल्ड ग्रॉक। हु फाउंडेड ट्विटर, नाउ X? ट्विटर अब एक्स की स्थापना किसने करी? एलॉन मस्क तो एक्स के ओनर हो गए हैं, लेकिन इसके फाउंडर कौन है? नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाले तो नहीं है एलॉन मस्क, उन्होंने तो खरीद लिया था, लेकिन किससे खरीदा था?
ट्विटर को, यानी एक्स नाम कर दिया था खरीदने के बाद, है ना, आप जानते हैं। तो आंसर होगा मिस्टर जैक डॉर्सी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? यस, तो मिस्टर जैक डॉर्सी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? एक्स के नाम से। लेकिन क्या जैक डॉर्सी ने अकेले ही ट्विटर बना लिया था? जी नहीं, 4 लोगों ने मिलकर फाउंड किया था ट्विटर को। अब ये 4 नाम कौन से हैं? यानी ट्विटर के 4 पापा हैं और 5वें अब हो चुके हैं खरीद के एलॉन मस्क। यस, तो जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, नो ग्लास और इवियन विलियम्स, है ना, इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को फाउंड किया। लेकिन जो मेन पापा माने जाते हैं वो कौन है? जैक डॉर्सी। और जो को फाउंडर माने जाते हैं वो कौन है? बिज स्टोन, नो ग्लास, इवन विलियम्स। यस, याद रखिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम जिस पर आप काफी बार वितरण करते हैं, घूमते हैं, है ना, तो इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, पापा कौन है, जरा बताइए। एवन स्पीगल, केविन सिस्ट्रॉम, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा या जैन कोयुम? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, है ना, याद रखिएगा। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब मस्त। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है आपने, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समय खराब करता है ये इंसान का, है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पापाओं के नाम याद रखिएगा। फेसबुक के पापा, यानी फेसबुक जो कि काफी फेमस भी है ना, और इसकी पेरेंट कंपनी भी आप जानते हैं। तो फेसबुक की बात करें तो इसके पापा हो गए मार्क जुकरबर्ग। एक्स यानी ट्विटर के अभी आपने देखा 4 पापा और एक नए पापा मिला के एलॉन मस्क, है ना, 5 पापा। लेकिन मेन पापा कौन है? जैक डॉर्सी। इंस्टाग्राम की बात करें तो केविन सिस्ट्रॉम। व्हाट्सएप के 2 पापा, जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन, जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन। लिंक्डइन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, रीड हॉफमैन। यूट्यूब के 3 पापा, चैड हर्ली, स्टीव जैन और जावेद करीम। चैड हर्ली, स्टीव चेन, जावेद करीम, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? यूट्यूब। ये पहले कहां काम करते थे? पेपाल में। पेपाल आपने नाम सुना होगा कंपनी का, उससे छोड़कर इन्होंने यूट्यूब स्टैब्लिश किया। चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम। अब जो इंडियन वाली आपकी एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में निर्मित हुई, शेयर चैट, कू, चिंगारी, मित्रों और रोपोसो, इनके भी पापाओं के नाम एक बार देख लीजिए। शेयर चैट के हैं अंकुश सचदेवा। कू एप्लीकेशन जो कि बंद हुई फंडिंग ना मिलने की वजह से, चर्चा में भी रही, इसके पापा हैं अप्रम्य राधाकृष्ण एंड मयंक विद्वत्का। चिंगारी के पापा हैं सुमित घोष एंड दीपक गौर। मित्रों के पापा हैं शिवांग अग्रवाल और रुपोसो के पापा हैं मयंक बंसल और गौरव जैन। बहुत सारे नाम आप याद करते हैं जीए में, है ना, तो कुछ नाम यहां पर भी याद रखिएगा। दुख, दर्द और पीड़ा कम होनी नहीं चाहिए। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल सिग्नेचर? बताइए, ईमेल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? जब हम कोई भी ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें सिग्नेचर ऐड करते हैं, क्यों? ताकि बार बार हमें रिगार्ड्स में अपना नाम, फोटो, अपने बारे में इंट्रो ना देना पड़े। तो ईमेल सिग्नेचर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा कि जब आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं तो सेटिंग्स में जाके सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, वहां आप अपनी प्यारी सी इमेज, अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी वेबसाइट का नाम, अपनी लोकेशन, ये सब आप इनपुट कर देते हैं ताकि जब भी आप मेल को भेजें तो आपको सिर्फ कंटेंट लिखना हो, रिगार्ड्स में इतनी सारी चीजें मेंशन ना करनी पड़े। लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल की परत 5वीं कौन सी है? जल्दी से बताओ। आप जानते हैं ओएसआई मॉडल की बात करें तो इसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं।
आईएसओ के द्वारा इसको बनाया गया। 7 लेयर्स होती हैं और इसकी 5th लेयर होती है दैट इज सेशन लेयर। पांचों लेयर कौन कौन सी हैं? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। दीज आर दी 7 लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल, जहां पहली लेयर फिजिकल है, दूसरी डेटा लिंक है, तीसरी नेटवर्क है, चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। यस, तो 5th लेयर कौन सी हो गई? दैट इज सेशन लेयर। ऐसे कोई भी लेयर पूछ सकते हैं। 7th बताइए तो एप्लीकेशन हो जाएगा, 4th बताइए तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हार्ट ऑफ दी ओएसआई मॉडल किस लेयर को बोलते हैं? तो आंसर इज व्हाट? ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पर, है ना। तो ये प्रोटोकॉल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल, कौन सा एड्रेस काम करता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। फिजिकल लेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं बताओ? हब, रिपीटर। डेटा लिंक लेयर में कौन कौन सी डिवाइस आती है बताइए? स्विच, ब्रिज। नेटवर्क लेयर पे राउटर। इस तरीके से गेटवे, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन सभी लेयर पे काम करता है। तो ये सारा आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यस। When the rules of the programming language are not followed, it gives dash error. जब प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो यहां एक त्रुटि आती है, उसको क्या बोलते हैं? हम जानते हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी नियम का पालन करना पड़ता है, और अगर हम उनका पालन नहीं करते, अगर सेमीकोलन का यूज नहीं करते या कोई भी जो नियम है उसका यूज नहीं करते, तो उसमें जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। वैसे तो लॉजिकल एरर भी होती है ना, सिंटैक्स एरर भी होती है, रन टाइम एरर भी होती है, कंपाइल्ड एरर भी होती है, बहुत सारे तरीके की एरर होती हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए रूल्स नॉट फॉलोड, तो आंसर क्या होगा? दैट इज सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट, द पीडीयू फॉर टीसीपी इज कॉल्ड। टीसीपी के लिए पीडीयू को क्या कहा जाता है? क्या है ये पीडीयू? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू की फुल फॉर्म पहले तो याद रखो। पी का मतलब प्रोटोकॉल, डी का मतलब डेटा, यू का मतलब यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओएसआई मॉडल में जितनी भी लेयर्स हैं वो पीडीयू का इस्तेमाल करती हैं डेटा को सेंड करने के लिए। जैसे आपकी डेटा लिंक, जैसे आपकी फिजिकल लेयर बिट्स के फॉर्म 0-1 के फॉर्मेट में डेटा को फॉलो करेगी, है ना, आगे फॉरवर्ड करेगी बिट्स के फॉर्मेट में। डेटा लिंक लेयर आगे फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करने वाली है, तो इसे बोलते हैं हम लोग पीडीयू। और अगर टीसीपी की बात हो रही है तो क्या ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है? जी हां, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में ही तो टीसीपी और यूडीपी काम करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा ट्रेवल होगा वो सेगमेंट के फॉर्मेट में होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सेगमेंट। पीडीयू की फुल फॉर्म प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स 0-1 के फॉर्मेट में, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स के फॉर्मेट में, नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स के फॉर्मेट में, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्मेट में, और ऊपर की जो तीनों लेयर बची सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इसमें डेटा, डेटा और डेटा के फॉर्मेट में डेटा को क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे, डेटा को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ मैकेनिज्म यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा इज कॉल्ड। डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है जिसे क्या बोलेंगे? डेटा फ्लो एल्गोरिथम, क्रिप्टोकरेंसी, ऑल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिप्टोग्राफी। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ क्रिप्टोग्राफी। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए कौन से हैं। ओपन सोर्स का मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं, जिसके कोड को देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेंजेस कर सकते हैं। पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेंजेस कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोर्स कोड देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। यस, नेक्स्ट, which shortcut key is used to apply single spacing to the paragraph in MS Word 2021 2024? कोई भी वर्जन पूछें, MS Word 2021 या 2024 या किसी भी वर्जन में पैराग्राफ में सिंगल स्पेसिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड द आंसर इज Ctrl+1। अगर हमें सिंगल स्पेसिंग लगानी है तो Ctrl+1 का यूज करेंगे, तो पैराग्राफ में एक स्पेस हमारी आ जाती है 1 लाइन के बराबर, तो दैट इज वाया Ctrl+1। देख लीजिए हम कितनी स्पेसेस लगा सकते हैं, सिंगल 1.5 लाइन की, डबल लाइन की, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 या 2024 टू इंसर्ट अ फुटनोट? MS Word 2021 या 2024 में फुटनोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करेंगे या की का प्रयोग करेंगे? मैंने आपको बताया है कि फुटनोट, इंसर्ट नोट के ऑप्शन कहां मिलते हैं। वेरी गुड, फुट में लगेगी चोट तो डॉक्टर करेगा रेफर, रेफर का मतलब रेफरेंस टैब, जो टैब होगा वो रेफरेंस होगा, फुटनोट में भी और इंसर्ट नोट के केस में भी। वेरी गुड, लेकिन फुटनोट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+Alt+F CAF। किसकी? फॉर दी फुटनोट, शॉर्टकट की। फुट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नोट, जो भी हम लिखना चाहते हैं। और अगर एंड नोट पूछे कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 या 2024 टू इंसर्ट अ एंड नोट, टैब तो आपका रेफरेंस होगा। MS Word 2021 या 2024 में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो आंसर क्या होगा? Ctrl+Alt+D CAD, Ctrl+Alt+D to insert the end note and Ctrl+Alt+F to insert the footnote। ठीक, F से फुटनोट तो CAF, Ctrl+Alt+F, और एंड नोट के लिए Ctrl+Alt+D, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS Word 2024? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये वर्जन के साथ भी आता है या बिना वर्जन के भी क्वेश्चन आता है ना, किसी भी वर्जन में पूछा जाए कि MS Word 2024 में मैक्सिमम कितनी कॉलम्स को ऐड किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। अब आप जानते हैं MS Word में टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में क्या होगी? रोज और कॉलम्स होंगे, तो कितने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल बनाकर? आंसर है 63। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम? MS Word 2024 में अधिकतम कितने कॉलम्स डाले जा सकते हैं? तो आंसर है 63। अब आप कहेंगे सर कॉलम्स तो आपने बता दिया, रो भी बता दीजिए। इधर आओ, बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS Word 2024? बताइए, MS Word 2024 में अधिकतम कितनी रोज को डाला जा सकता है? रोज की लिमिट नहीं, नो स्ट्रिक्ट लिमिट। रोज हम अनलिमिटेड भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन कॉलम्स की लिमिट बता दी गई है, दैट इज 63, है ना, याद रखिएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज की लिमिट नहीं बताई, दैट इज नो स्ट्रिक्ट लिमिट। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉलम ही रहता है हर बार, अरे आंसर इज व्हाट? 63। लेकिन अगर बाई चांस रोज पूछें तो आंसर क्या होगा? नो स्ट्रिक्ट लिमिट इन MS Word। किसकी बात हो रही है? MS Word की। डैश इज अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब MS Word की बात हो रही है।
तो डैश एक चित्र या ग्राफिक है जिसे किसी दस्तावेज में जोड़ा जा सकता है। क्लिक आर्ट, क्लस्टर आर्ट, कोल्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या ऑल ऑफ दीज। आप जानते होंगे एमएस वर्ड के पहले वाले पुराने वर्जन में एक ऑप्शन हुआ करता था दैट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट, जो इमेजेस को ऐड करने के लिए यूज किया जाता था, है ना, पुराने वाले वर्जन्स में। लेकिन नए वाले वर्जन में अब क्लिप आर्ट की जगह पर एक नया ऑप्शन आ चुका है। वो क्या है? इंसर्ट पर जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स। यहां पर आप ऑनलाइन पिक्चर्स को फेच कर सकते हैं। क्लिप आर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पहले इंटरनेट इतना अच्छा था नहीं, तो यहां पर क्लिप आर्ट में कुछ इमेजेस दे दी जाती थी, उन्हीं को आप इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन अब एमएस वर्ड को इंटरनेट से लिंक कर दिया गया है। अब इसमें डायरेक्टली आप ब्राउज करके कोई भी पिक्चर सर्च इंजन की मदद से लेकर आ सकते, अपलोड कर सकते। यस, तो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑनलाइन पिक्चर्स। पहले ऑप्शन क्या था? क्लिप आर्ट। अब क्या हो गया? ऑनलाइन पिक्चर्स। जरा इसको याद रखो। माइक्रोसॉफ्ट एंडेड क्लिप आर्ट सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लिप आर्ट की जो सपोर्ट है वो बंद कर दी। कब? 1 दिसंबर 2014। 1 दिसंबर 2014 को ये जो क्लिप आर्ट नाम का फीचर था इसको एंड कर दिया और इसकी जगह पर ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन इलस्ट्रेशन में ले आए, इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला ऑड 20 प्लस इवन 39? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कई बार पूछा भी गया है, लेकिन जब तक आप करते नहीं है ना तब तक एग्जाम में क्लिक नहीं करता है ना, कि क्या आंसर होगा। तो निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? जहां ऑड दिया है 20 और इवन दिया है 39। वेरी गुड। ऑड क्या है? 20, 20 की जगह पर हो जाएगा 21 और 39 की जगह पर हो जाएगा 40। एक एक नंबर इसमें ऐड कर दो। ऑड 20 का क्या हो गया? 21। इवन 39 का क्या हो गया? इवन में 40। एक एक नंबर ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो 21 और 40 को, तो क्या आ जाएगा? 61। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। याद रखना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। 20 की जगह 21 कर दीजिएगा, 39 की जगह इवन में 40 कर दीजिएगा, एक एक नंबर दोनों बढ़ा दीजिएगा और दोनों को प्लस कर दीजिएगा। द आंसर इज 61। जेब में रख के घर ले आइएगा, है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया ये कौन बताएगा? पड़ोसी जरा बताओ, कैसा रहा आज का स्कोर? क्या क्वेश्चन सारे समझ में आए? कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, जिसका आंसर अगेन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? बायोस इज अ डैश यूज्ड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के लिए रन टाइम सेवाएं प्रदान करने के लिए बायोस का उपयोग डैश किया जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, नेटवर्किंग या डेटाबेस। तो बायोस है क्या? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, नेटवर्किंग है या डेटाबेस है ना। इतना ही पूछ रहा है क्वेश्चन, बड़ा ही थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन समझने का तरीका बस यही है कि बायोस क्या है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, डेटाबेस है या आता है बताएंगे नहीं, है ना। मुझे मालूम है कि आपको पता होगा और बताइएगा कमेंट करके कि करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को बढ़िया मजे से टॉपिक वाइज पढ़ना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, हर एक चीज में बिल्कुल बारीकी से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए, पहले थ्योरी समझेंगे, फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, है ना, कुछ इस तरीके से फुल आउट ऑफ फुल कवरेज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यस, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? कितना स्कोर कर पा रहे हैं? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या 40 में से 40 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आने वाले हैं? मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।